हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू आरबीएससी एंड सीबीएसई क्लासेज में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर डिस्कस किया था कि जो इस साल का आपका जो नवीन सत्र है, सत्र 2021 और जो 22 का जो सत्र है, इसके अंदर राजस्थान बोर्ड ने आपका जो नवीनतम सिलेबस है एनसीईआरटी का वो लागू किया है। तो हमने जो नवीनतम जो सिलेबस है एनसीईआरटी का उसके लेकर थोड़ा डिस्कस किया था, कौन से आपके जो चैप्टर होंगे, कौन से आपके ऐड किए गए हैं, कौन से आपके हटा दिए गए हैं। इन चैप्टर का हमने उस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो आप ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखें। और इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हम जो अपना सिलेबस है उसके अंदर जो फिजिकल वाला पार्ट है अपना, जो कि 24 नंबर का था, मैंने आपको बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसे हम शुरू करने जा रहे हैं। तो वेलकम है आपका सोनू आरबीएससी एंड सीबीएसई क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम जो अपना भौतिकी वाला पार्ट होगा उसके अंदर टोटल 4 यूनिट आपके, टोटल 4 चैप्टर आपके इसके अंदर सम्मिलित हैं। जिसके अंदर जो पहला आपका जो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 10 लाइट होगा, प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो ये चैप्टर आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर है प्रकाश, तो इसके अंदर जो सबसे पहले हमारे जो डेफिनेशन आएगी वो आएगी प्रकाश की। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश वह भौतिक वस्तु है जो कि अन्य भौतिक वस्तु को हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर स्थित है, तो यह वस्तु हमें किस तरह से दिखाई देगी? तो सबसे पहले किसी प्रकाश स्रोत से इसके ऊपर एक प्रकाश लाइट आपतित होगी और वह लाइट इससे रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर हमारी आंखों में पहुंचेगी और तब जाकर हमें वह वस्तु दिखाई देती है। तो इस तरह से हमें प्रकाश के द्वारा कोई वस्तु देखने में हमें मदद मिलती है। तो इस तरह से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। इसके बाद में बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम प्रकाश से रिलेटेड परावर्तन और जो अपवर्तन की जो घटनाएं होती हैं उसका हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमने प्रकाश के बारे में जाना। अब इसके बारे में बात करते हैं कि जो प्रकाश होता है वह हमेशा एक सीधी रेखा के अंदर गमन करता है, हमेशा एक सीधी रेखा पथ के अंदर गमन करता है। मान लीजिए कि ये हमारा कोई सोर्स हो गया जिससे जो प्रकाश है वह उत्सर्जित हो रहा है और इससे जो प्रकाश एकदम सीधी रेखा के अंदर गमन करता है। तो प्रकाश का ये जो सरल रेखीय पथ होगा उसे हम प्रकाश किरण कहेंगे। प्रकाश किरण। तो ये जो सरल रेखीय पथ होगा इसे हम प्रकाश किरण कहेंगे, लाइट बीम्स इसे हम कहेंगे। तो ये जो प्रकाश किरण है ये इसका एक गुणधर्म होता है कि ये हमेशा एक सीधी रेखा के अंदर गमन करती है। लेकिन क्या प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है? बिल्कुल नहीं। कभी कभी स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती है, जैसे मान लेते हैं कि ये इसका एक सीधा पथ है, इसके मध्य में हम एक मान लेते हैं कि अत्यंत सूक्ष्म आकार का कोई एक अपारदर्शी वस्तु रखी हुई है। अगर ये अपारदर्शी वस्तु इसके पथ के बीच में आ जाएगी तब जो प्रकाश होगा वह इसके किनारों से टकराकर इसके अपने पथ से थोड़ा मुड़ जाएगा। तो ये प्रकाश की जो इस प्रकार की जो घटना होगी उसे हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन। तो इस प्रकार की जो घटना होगी उसे हम प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। तो इस प्रकाश का जो घटना ये होती है ये कभी कभी ही घटित होती है, हमेशा प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा के अंदर ही गमन करता है। तो इस प्रकाश की जो विवर्तन की जो घटना हुई थी इसके अंदर जो वैज्ञानिक थे उन्हें ये माना कि जो प्रकाश की विवर्तन की घटना के अंदर जो प्रकाश की जो किरण पद्धति है जिसके अंदर प्रकाश को किरण के रूप में माना गया है वह सिद्धांत असफल हो जाता है, फेल हो जाता है। तब इसे समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने माना कि जो प्रकाश किरण होती है वह तरंगों के रूप में गति करती है। प्रकाश किरण तरंगों के रूप में गति करती है। तो अब ये तरंग क्या होती है? तो तरंगों के रूप में ये माना गया है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो जो तरंग होती है इसे हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे जब हमारा जो 4th नंबर का चैप्टर आएगा भौतिकी के अंदर, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड। उसके अंदर हम जानेंगे कि जो तरंग होती है उसके गुणधर्म क्या होते हैं और जो तरंग होती हैं वो क्या होती हैं। फिलहाल इसके अंदर ये समझ लीजिए कि इसके जो सिद्धांत दिया गया था उसके अंदर कहा गया था कि जो प्रकाश है वह किरण के रूप में गति नहीं करके तरंगों के रूप में गति करती है। लेकिन यह भी मतभेद में रहा और उसके बाद में वैज्ञानिकों ने माना कि जो प्रकाश होता है वह कण के रूप में गति करता है, कण पार्टिकल्स के रूप में गति करता है। वैज्ञानिकों ने माना कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के कणों के रूप में, जिसे हम फोटोन कहते हैं,
के रूप में गति करता है। लेकिन ये जो दोनों सिद्धांत है, तरंग और जो कण का सिद्धांत है, ये दोनों ही असमंजस में बना रहा और उसके बाद में वैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत निकाला, वो है आधुनिक क्वांटम सिद्धांत, जो है आपका आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। दोस्तों, इस सिद्धांत के अंदर वैज्ञानिकों ने माना कि जो प्रकाश किरण होती है वह न तो कण के रूप में गति करती है और ना ही तरंगों के रूप में गति करती है, बल्कि ये इन दोनों के मध्य में सामंजस्य बना के रखती है। ये दोनों ही गुण इस प्रकाश किरण के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सिद्धांत को ही सर्वोपरि रखा गया कि जो प्रकाश किरण होती है वह आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ही गति करती है। तो इसे हम देखते हैं कि जो पहली प्रकाश किरण आती है, लाइट बीम्स, वो क्या होती है कि प्रकाश के सरल रेखीय पथ को ही हम प्रकाश किरण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को न तो तरंग माना गया है और न ही कण माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार इन दोनों को बीच में सामंजस्य स्थापित करके प्रकाश किरण को इन दोनों के मध्य में रखा गया है और इस किरण को इस सिद्धांत के मध्य सामंजस्य के रूप में स्थापित किया गया है। तो ये था अपना आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, तो वो है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? हमारा जो अब तक का जो पार्ट था वह था इस चैप्टर का एक बुनियादी पार्ट या बेसिक पार्ट। हमारा जो मूल चैप्टर है वह अब शुरू होने जा रहा है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन जिसे हम कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात वह वापस उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में लौट जाती है। तो प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसे ज़रा एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करते हैं हम। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा कोई परावर्तक पृष्ठ है। अब ये परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जिससे अगर कोई प्रकाश किरण टकराए तो वह टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाती है। तो ऐसा पृष्ठ होता है, उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, इस पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है। तो आपतित होने के पश्चात ये परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में लौट जाती है। तो प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये तो हमारी आने वाली किरण होती है, इसे हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और ये जो टकराने के पश्चात वापस लौट जाती हैं, इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो ये जो हमारे पास दो किरणें इस घटना के अंदर प्राप्त होती है, पहली है आपतित किरण और सेकंड है परावर्तित किरण। अब इन दोनों किरणों के मध्य हम एक समतल की कल्पना करते हैं जिसे हम एक अभिलंब का नाम देते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई हमारे पास यहाँ पर एक अभिलंब, एक समतल की हम कल्पना करते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर एक अभिलंब बन जाता है। इन दोनों किरणों के मध्य में ये अभिलंब बनता है और ये जो आपतित किरण है और जो अभिलंब है, इन दोनों के मध्य एक कोण बनता हुआ प्रतीत होता है जिसे हम कोण I के रूप में दर्शाते हैं। और जो कोण I होता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। और जो अभिलंब और जो परावर्तित किरण होती है, इन दोनों के मध्य एक कोण बनता हुआ प्रतीत होता है जिसे हम कोण R के रूप में दर्शाते हैं। और ये जो कोण R होता है इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो ये थी अपनी परावर्तन की घटना
इस घटना के अंदर हमारे पास आपतित किरण प्राप्त होती है, अभिलंब और परावर्तित किरण प्राप्त होती है। अब इस परावर्तन की घटना के अपने कुछ नियम होते हैं, तो वो क्या होते हैं? तो इस घटना के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। तो जो फर्स्ट नियम है उसके अंदर कहा गया है कि जो आपकी आपतित किरण होती है और जो अभिलंब होता है और जो परावर्तित किरण होती है, ये तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर बनते हुए प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब और जो परावर्तित किरण है, ये तीनों एक ही बिंदु पर और एक ही तल पर स्थित है। सेकंड जो आपका जो नियम है वह कहता है कि जो आपका आपतन कोण I है वह कोण R के बराबर होता है, कि आपतन कोण I और जो कोण परावर्तन कोण होता है वह दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो चलो इस घटना को हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके लिए स्लाइड पहले से बनाई हुई है समय की बचत के लिए, कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में लौट जाती है प्रकाश की। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने डायग्राम के द्वारा समझाया हुआ है कि ये हमारा कोई परावर्तक पृष्ठ हो गया, यहाँ पर कोई प्रकाश के सोर्स से कोई प्रकाश किरण आपतित किरण के रूप में आपतित होती है और इस परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात परावर्तित किरण के रूप में परावर्तित हो जाती है। और यहाँ पर हम एक समतल की कल्पना करते हैं जिसे हम अभिलंब कहते हैं। तो ये इन दोनों के मध्य हमारा आपतन कोण हो गया और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में हमारा कोण R परावर्तन कोण हो गया। नेक्स्ट जो है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन का जो पहला नियम है वह कहता है कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब है तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और जो सेकंड है कि आपतन कोण और जो परावर्तन कोण है वह दोनों बराबर होते हैं, कोण I का मान कोण R के बराबर होता है। सेकंड जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वह है दर्पण। तो दर्पण क्या होता है? सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई समतल कांच की सतह है और जो कि पारदर्शी है, हम इसके आर पार देख पा रहे होते हैं। मान लेते हैं कि इस कांच की समतल प्लेट के हम एक तरफ परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं। अब परावर्तक पदार्थ की पॉलिश के रूप में हम निकिल, चांदी Ag और एल्यूमिनियम Al आदि हम उपयोग परावर्तक पृष्ठ की पॉलिश के रूप में कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने इन परावर्तक पृष्ठ के लिए इसके इस भाग की ओर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी है। तो इस प्रकार जो हमारा कांच होगा वह हमें दर्पण के रूप में प्राप्त होता है। तो दर्पण होते हैं वह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो हमारा प्रकार होता है वह होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण, तो समतल दर्पण क्या होता है? तो समतल दर्पण होता है कि अगर कांच की एक समतल प्लेट के एक तरफ परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो इस प्रकार जो हमारा दर्पण प्राप्त होगा वह होगा समतल दर्पण। तो इस प्रकार जो हमारा समतल दर्पण प्राप्त होता है इसके भी परावर्तन के अपने कुछ अलग नियम होते हैं। तो वो नियम क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कि जो पहला नियम होता है वह होता है कि जो हमारी अगर वस्तु या बिंब है वह वस्तु हमारी दर्पण से जितनी दूर पे स्थित होगी, आगे स्थित होगी, तो हमारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वह दर्पण के उतने ही पीछे स्थित होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई बिंब या वस्तु स्थित है, वह इस दर्पण से 10 मीटर दूर स्थित है, तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वह हमें इस दर्पण के पीछे 10 मीटर दूर ही बनता हुआ प्रतीत होगा। तो ये था इसका फर्स्ट गुणधर्म। सेकंड है कि जो हमारे वस्तु और जो प्रतिबिंब है ये दोनों आपस में सीधे बनते हुए प्रतीत होते हैं। तो वस्तु जिस प्रकार जिसका भाग ऊपर होगा और भाग नीचे होगा, उसी तरह प्रतिबिंब में भी उस वस्तु का भाग वही ऊपर होगा और वही नीचे होगा। और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वह बनता है आभासी, मतलब जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वह हमें बनता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। यह एक झूठा चित्र होता है, हमें ये वास्तव में बनता हुआ प्रतीत नहीं होता है, ये केवल काल्पनिक रूप से ही बनता है। थर्ड जो इसका है कि अगर ये वस्तु इस दर्पण की ओर किसी स्पीड से या किसी गति से चल रही है, मान लेते हैं कि ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर मान लीजिए दर्पण की ओर आगे बढ़ रही है, तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वह भी सेम गति से इस दर्पण की ओर बढ़ता हुआ हमें प्रतीत होगा। तो इस प्रकार जो वस्तु और जो दर्पण है वह समान रूप से, समान गति से एक दूसरे की तरफ हलचल करते हुए प्रतीत होते हैं। थर्ड जो इसका गुणधर्म है वह है कि जो हमारा जो दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वह एकदम
आभासी बनता है और इसके साथ ही इसमें पार्श्व परिवर्तन का गुणधर्म पाया जाता है। तो पार्श्व परिवर्तन का गुणधर्म क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि जो दर्पण होता है इसे हम स्लाइड के रूप में एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि यदि किसी कांच के एक भाग में परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो एक भाग परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार जो हमारा वह कांच होगा वह दर्पण कहलाता है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो हमारा जो समतल दर्पण होता है वह होता है कि अगर एक समतल कांच की प्लेट के एक तरफ परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो जो एक भाग होगा वह परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार जो हमारा दर्पण होगा वह समतल दर्पण कहलाएगा। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम, जैसे कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु आगे रखी हुई होगी। सेकंड है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। यानी वस्तु अगर मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर बड़ी है तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वह भी 2 सेंटीमीटर के लंबाई का होगा, बिल्कुल सेम आकार का ही होगा। थर्ड जो है वह है प्रतिबिंब व वस्तु समान गति से हलचल करेंगे। तो जो हमारा जो वस्तु होगी वह दर्पण की ओर जितनी स्पीड से आगे बढ़ेगी या जितनी स्पीड से वो गति करेगी तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वह भी उतनी ही गति के साथ हलचल करेगा। फोर्थ है कि जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है वह आभासी है एवं सीधा होता है। कि जो आभासी है काल्पनिक चित्र होता है और जो बिल्कुल वस्तु के समान ही सीधा बनता है। फिफ्थ जो इसका गुणधर्म है वह है कि प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन का गुण पाया जाता है। जो पार्श्व परिवर्तन का गुणधर्म पाया जाता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। कि जो पार्श्व परिवर्तन का गुणधर्म होता है वह होता है कि जो हमें वस्तु का जो बायां भाग होता है वह हमें प्रतिबिंब में दायां दिखाई देता है और जो हमारा वस्तु का जो दायां भाग होता है वह हमें प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है। तो इस प्रकार का जो गुणधर्म या परिवर्तन पाया जाता है इसे हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो ये मान लेते हैं कि हमारा कोई समतल दर्पण है, तो इस दर्पण में मान लेते हैं हम जो हमारे अल्फ़ाबेट्स के कुछ अक्षर है उन्हें लेकर देखते हैं। कि मान लेते हैं जैसे H है तो ये दर्पण में समान रूप से दिखाएगा, ये भी H ही दिखेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि जैसे K लिया मैंने तो इस प्रकार जो इसका दायां भाग है वह हमें प्रतिबिंब में बायां दिखाई देगा और जो इसका बायां भाग है वह हमें प्रतिबिंब में दायां दिखाई देगा। और मान लेते जैसे मैं लिखता हूँ एक अक्षर M तो ये प्रतिबिंब में सेम ही दिखाई देगा क्योंकि इसका जो दायां भाग है और जो बायां भाग है वह दोनों बराबर है। नेक्स्ट मान लेता हूँ मैं जैसे Y लिखता हूँ मैं, तो इसका जो हमारा जो बायां भाग होगा वह प्रतिबिंब में दायां दिखाई देगा और जो इसका दायां भाग है वह हमें प्रतिबिंब में बायां दिखाई देगा। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन पाया जाता है उसे हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। ऐसा जो परिवर्तन है यह केवल समतल दर्पण के अंदर ही पाया जाता है, प्लेन मिरर के अंदर ही पाया जाता है। तो ये हमारा समतल दर्पण से प्रतिबिंब के नियम हो गए और ये आपका पार्श्व परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें वस्तु का बायां भाग दायां दिखाई देता है और दायां भाग बायां दिखाई देता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो ये जैसे कि मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख के आपको दिखाए हैं कि जैसे ये B है वह इस जो प्रतिबिंब है उसके अंदर उल्टा दिखेगा क्योंकि इसका जो दायां भाग है वो बायां दिखाई देगा और बायां भाग है वो दायां दिखाई देगा। इस प्रकार जो C है वह भी उल्टा दिखाई देगा और जो K है वह भी जो इसका बायां साइड होगा वह इस तरह दिखाई देगा और जो इसका दायां भाग होगा वह प्रतिबिंब में बायां दिखाई देगा। तो इस प्रकार जो हमारी आकृति है वह समतल दर्पण में इस तरह से कुछ तरह परिवर्तित हो जाती है। तो आज के लेक्चर या वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट क्लासेज में जिसमें हम पढ़ेंगे दर्पण के सेकंड टाइप गोलीय दर्पण के बारे में। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लासेज में। थैंक यू।